हेलो बच्चों, वेलकम टू यूनिक स्टडी। तो बच्चों, पिछले क्लास में हम एनसीईआरटी बुक को कवर किए हैं, क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 हिस्ट्री में। और आज हम नोट्स से क्लास को कवर करेंगे। मतलब कुछ कुछ पॉइंट्स से हम नोट्स से कवर करवा रहे हैं और मतलब पहले एनसीईआरटी को पढ़ा रहे हैं, फिर उसके बाद नोट्स से भी पढ़ा रहे हैं ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। जो एनसीईआरटी में हम लोग पढ़ रहे हैं वो नोट्स में भी है, मतलब हर तरह नहीं मिल जाएगा, लेकिन जितने हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी तो 6 क्लास का है तो 6 क्लास में जो जो होगा पढ़ने के लिए इसमें मिलेगा, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट ही मिलेगा, सब नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही हम लोग आगे जाएंगे 6, 7, 8, 9, 10th, 11th, 12th, इस तरह मतलब इसका एनसीईआरटी पढ़ेंगे जब हम, तब हम लोग का जो नोट्स है वो बहुत ज़्यादा मददफुल रहेगा। और ये नोट्स से ही एग्ज़ाम का कोई भी एग्ज़ाम, एसएससी से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम हो, 10th-12th का कोई एग्ज़ाम हो, मतलब 10th-12th का एग्ज़ाम हो, जो हिंदी मीडियम के हैं स्टूडेंट, उनको बहुत ज़्यादा मतलब ये काम देगा। नोट्स बहुत ज़्यादा ये मतलब हर टॉपिक पर नोट्स है, हर टॉपिक पर इसको एक्सप्लेन किया गया है और हर टॉपिक से डीपी भी करवाया जा रहा है, जिससे हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि कोई भी एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, कोई भी एग्ज़ाम अच्छा से क्लियर हो जाए। तो आपके लिए जब हम इतना कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक भी नहीं कर रहे हैं ना सब्सक्राइब। ऐसे मतलब थोड़ा जो पढ़ा रहा है वो डिमोटिवेट हो जाएगा कि देखो वीडियो भी डाल रहे हैं और लाइक सब्सक्राइब भी नहीं आ रहा है। तो इसलिए प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पढ़े थे कि मीर कासिम के बारे में, तो हम लोग मीर जाफ़र के बारे में तो हम लोग पढ़ लिए थे कि मीर जाफ़र जो था वो सिराजुद्दौला का साथ मतलब मंत्री था, जो उनको धोखा दे दिया था। अब उसी समय से हमारा जो देश है, भारत देश है, उसी समय से गुलाम हो गया था। 1757 से कहा जाता है कि जब ये प्लासी का युद्ध हुआ, उसके बाद से हमारा जो देश है वो गुलाम हो गया। मतलब उसी समय से गुलाम होने मतलब जिस कैसे है कि जब अपने ही देश में एकजुटते नहीं हो, अपने ही देश में लोग मतलब एक होता है ना कि एक ही परिवार के लोग मतलब धोखा दे रहे हैं, तो अपने देश के लोग ही जब धोखा देने लगे, अपना ही मंत्री, अपना ही विश्वासी लोग जब धोखा देने लगे, तो जो राज्य को लोग मतलब चाहते थे कि उस चीज़ पर हम लोग शासन करें, उसको हम लोग अपने तरफ कर लें, तो वो लोग करने में आसान हो गए और सिराजुद्दौला को वो लोग मार दिए। तो सिराजुद्दौला को जब ये धोखा दिए, मीर जाफ़र जब धोखा दिए, तो मीर कासिम उनके जो मतलब मीर कासिम ही फिर उनको मतलब अंग्रेज़ों ने सिंहासन पर बैठा दिया। मीर जाफ़र को हटा के मीर कासिम को बैठा दिया। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। मीर कासिम जो 1760 से 1763 तक शासन पर बैठे, मतलब अंग्रेज़ों के द्वारा बैठाए गए शासन पे ये बैठे 1760 से 1763 तक। मीर जाफ़र के पश्चात मीर कासिम को बंगाल की गद्दी पर बैठाया गया। उसने अपने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर ली। तो जब मीर जाफ़र को मीर कासिम के बाद गद्दी पर बैठाया गया, तो उसने अपने राजधानी को चेंज कर दिया और राजधानी को चेंज करके मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर लिया। किसने? तो मीर जाफ़र ने। तो आपसे कोई पूछेगा कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी को चेंज मतलब कि कौन बदल दिया, मतलब वहाँ से कौन हटाकर और मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दिया? तो मीर जाफ़र ने, सॉरी मीर कासिम ने। मीर कासिम ने बंगाल की सैन्य व्यवस्था का पुनर्गठन यूरोपियन तर्ज पर करने के लिए आर्मेनियन गोर्डिन खान का सहयोग लिया। जो मतलब जो मीर कासिम था उसने यूरोपियन से मतलब पुनर्गठन के लिए, मतलब जैसे कि सिंहासन पे पूरा होता है ना कि अच्छे तरह से किसी चीज़ का हम लोग उस सिंहासन को अपने अकॉर्डिंग हम लोग ढाले ये करें चलाएं, तो उससे करने के लिए वो एक गुर्गिन खां का सहयोग लिया, मतलब मदद लिया कि यूरोपियन तर्ज पर करने के लिए एक आर्मेनियन यानी गुर्गिन खान
का सहयोग लिया। उन्होंने मुंगेर के बंदूक बनाने का कारखाना भी स्थापित किया। तो मतलब वो जो थे वो मुंगेर में बंदूक बनाने का कारखाना भी स्थापित किया। यही चीज़ बाद में अंग्रेज़ों को भी पता चल जाता है, जिससे वो फिर मीर कासिम को हटा के मीर जाफ़र को फिर से बिठा देता है गद्दी पे। क्योंकि जो मीर कासिम था वो उन लोग के परमिशन के बिना ये बंदूक का कारखाना बनाया, बंदूक का हथियार रखा। बंदूक का मतलब ये बहुत ज़्यादा अपने ही से सब काम कर रहा था, लेकिन अंग्रेज़ों को नहीं बता रहा था, अंग्रेज़ नहीं जान रहे थे इसके बारे में। मीर कासिम ने स्वराज में वृद्धि करने के लिए भी प्रयत्न किए। देखो है ना, मीर कासिम ने स्वराज में जो उसका राज्य था, जो उसका स्वराज्य था, उसमें वृद्धि करने के लिए मतलब कोई चीज़ का बढ़ावा करने के लिए प्रयत्न किए, मतलब सोचा और कर रहा था। पद से हटाए जाने के उपरांत मीर कासिम हटा दिए, मीर कासिम को भी हटा दिया अंग्रेज ने। मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला, वो सिराजुद्दौला थे, ये शुजाउद्दौला की शरण में पहुंचा और उससे तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर एक त्रिकूट का निर्माण किया और बिहार में स्थित बक्सर के युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में अंग्रेजों को ललकारा। तो जब मीर कासिम को अंग्रेज़ों ने इस बारे में जब उन लोगों को पता चल गया कि ये बंदूक का कारखाना बनाया है, बंदूक का ये कर रहा है, अपने तरह से मतलब स्वराज को चला रहा है, उसमें अपना दिमाग लगा रहा है, जो भी है, तो उन लोग को जब पता चला तो वो मीर जो कासिम है उसको हटाकर फिर से मीर जाफ़र को बिठा दिया। तो जब वो मीर जाफ़र को बिठा दिया और खुद उसको हटा दिया, वो लोग अंग्रेज लोग हटा दिए, तो ये नवाब थे अवध कासिम। जो मीर कासिम था वो अवध के नवाब थे, जो उनका नाम शुजाउद्दौला था, शुजाउद्दौला का शरण में गया और उन लोग को भी भड़काया कि बोला कि चलो हम लोग मतलब लड़ाई करते हैं। तो उनको भड़का कर एक षड्यंत्र रचा, जो त्रिकूट के निर्माण किया और बिहार में स्थित बक्सर जिला है, वहाँ पे लोग एक युद्ध लड़े जो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को लड़ा गया था। उसमें अंग्रेजों को ललकार कर हेक्टर मुनोर के नेतृत्व में ब्रिटिशों ने त्रिकूट की पराजित किया। तो जो हेक्टर मुनोर के नेतृत्व ब्रिटिशों मतलब इस यहाँ पर भी ब्रिटिशों की जीत हो गई और त्रिकूट की पराजित हो गई। त्रिकूट में कौन कौन था? तो शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था और ये मीर कासिम। तो ये दो तीन लोग थे जो उन लोग को ललकार कर युद्ध किए थे और फिर यही लोग हार गए। देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं कि सिराजुद्दौला जो था वो कब से कब तक शासन किया। तो ये तो एक ही साल किया था, 1756 से 1757 तक किया। फिर उसके बाद आया मीर जाफ़र जो 1757 से 1760 किया। फिर उसके बाद आया मीर कासिम जो 1760 से 1763 किया। फिर उसके बाद आया मीर जाफ़र, तो मीर कासिम 3 साल किया। फिर उसके बाद आया मीर जाफ़र, तो फिर ये 2 साल के लिए आया। तो ये 1763 से 1765 तक किया, ये 3 साल। ये तो एक ही साल अभी किए थे ये सिराजुद्दौला। इनके बाद ही हम लोग का देश गुलाम होने लगा और उस पर अंग्रेज़ों का अधिकार होने लगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? पहला आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1767 से 1769 तक हुआ था। फ्रांस के प्रति हैदर की निकटता और कर्नाटक के साथ उनके सीमा विवाद पहले युद्ध में अंग्रेजों की भागीदारी के कारण थे। तो ये जो पहला आंग्ल युद्ध हुआ था वो कर्नाटक में ही हुआ था, जो अब पहले उसका मतलब मैसूर नाम था उस देश का, अब कर्नाटक में ही हुआ, जो अब कर्नाटक उसका नाम पड़ गया है। तो फ्रांस के प्रति हैदर का निकटता और कर्नाटक के साथ उनके सीमा विवाद पहले युद्ध में अंग्रेजों की भागीदारी के कारण थे। तो पहला कारण ये था कि जो हैदर थे उनके निकटता और निकटता जो था वो कर्नाटक के साथ उनके सीमा विवाद के पहले युद्ध में अंग्रेजों की भागीदारी थे, मतलब अंग्रेज के खिलाफ भागीदारी के कारण थे। मतलब पहला उनका कारण ये था कि अंग्रेज के भागीदारी के कारण थे।
हैदर अली ने पहला युद्ध जीता और इसके अंत में मद्रास की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। तो देखिए पहला तो ये था कि ये हैदर अली जो था वो जब ब्रिटिश से लड़ाई किया तो पहला युद्ध ये जीत गया। कौन? हैदर अली। कौन से युद्ध में? प्रथम आंग्ल युद्ध में, जो 1767 से 1769 तक हुआ था। तो उसमें तो ये जीत गया। और फिर उसके बाद ये मद्रास के संधि पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मद्रास के संधि पे हस्ताक्षर के मतलब वो एक होता होगा हस्ताक्षर, मतलब होता है कि कोई चीज़ का एक पेज है और उस पर कुछ लिखा है, जैसे नोटिस वगैरह लिखा है कि ये चीज़ करना है, ये चीज़ नहीं करना है, ये वो, मतलब 2-4 लाइन का 5-6 लाइन का लिखा, उस पर दोनों पार्टी का जो इधर का होता है, उधर दो अंग्रेज़ों का तरफ से भी जो हैदर अली है, दोनों का साइन होगा और वहाँ पे होगा कि मतलब मद्रास की संधि पर हस्ताक्षर हो गया, साइन हो गया कि अब हम लोग में नहीं लड़ेंगे। लेकिन फिर इन लोग का उल्लंघन होता है, ये जो हस्ताक्षर है ये फिर उल्लंघन होगा, फिर टूटेगा, फिर युद्ध होगा। तो सेकंड युद्ध आ गया द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो 1780 से 1784 में हुआ था। हैदर अली ने अंग्रेजों पर मद्रास की संधि का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। तो हैदर अली जो था अंग्रेजों पर मद्रास की संधि जो हुआ था उसका उल्लंघन करने का आरोप लगाया। तो मतलब जो अंग्रेज़ों लोग थे वो हैदर अली साथ जो हुआ था हस्ताक्षर हुआ था, जो संधि हुई थी, उसका उल्लंघन कर दिए। और उस उल्लंघन करने के आरोप में मतलब हैदर अली उनको लगाया कि आप लोग उल्लंघन किए हैं, ये आरोप लगाया किन पे? अंग्रेज़ों पे। तत्कालिक कारण 1780 में ब्रिटिश का माहे पर कब्जा करने का प्रयास था। तो पहला रीज़न मतलब फ़िलहाल का जो जल्दीबाज का जो रीज़न था उन लोग का, हैदर अली का फिर से मतलब उन लोग का दोनों में बीच में लड़ाई होना, तो रीज़न ये था कि जो ब्रिटिश लोग थे वो 1780 में माहे पर कब्जा कर लिए थे। कौन किया था कब्जा? ब्रिटिश ने। तो वो एक तत्कालिक रीज़न बन गया सेकेंड युद्ध करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है 1781 में पोर्टो नोवो तमिलनाडु में हैदर को आर्यकुट के हाथों सिक्स्थ मिली। तो पोर्टो नोवो जो थे वो हैदर अली को आर्यकुट के हाथों एक सिक्स्थ मिली। 1784 में मंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर के साथ युद्ध समाप्त हुआ। तो फिर से 1784 में मंगलोर के संधि पर मतलब फिर मंगलोर का संधि हुआ और हस्ताक्षर हुआ, उसके बाद युद्ध समाप्त हुआ। लेकिन फिर तृतीय युद्ध होता है जिसमें टीपू सुल्तान आएंगे। वो मतलब अपने जो उनके पिता थे उनका ये मतलब होता है ना कि जैसे कि अपने पिता का ये मतलब बदला लेना, या फिर वो मतलब ये भी विरोध करते थे अंग्रेज़ों को। ये अंग्रेज से मिले, मरते मर गए लेकिन अंग्रेज से मिले नहीं थे। इनको अंग्रेज़ से मतलब जब इनका जब लड़ाई हुआ अंग्रेज़ से, तो कहा जाता है मतलब नोट्स में लिखा है, बुक में भी दिया गया है, एनसीईआरटी बुक में भी है, नोट्स में पढ़ेंगे हम लोग कि जब टीपू सुल्तान और इन अंग्रेज़ों के बीच लड़ाई हो रहा था, तो एक बार तो टीपू सुल्तान की मतलब हार हुई, जब हुई और जब उनका हार हुआ तो कहा जाता है कि इनके 2 बेटे थे, जो इनके बेटों को कब्जा कर लिया गया था कि उनको संधि के मतलब हस्ताक्षर करना पड़ेगा, संधि करना पड़ेगा। लेकिन टीपू सुल्तान नहीं किए मतलब उनके पास कोई संधि का ये ही नहीं था कि नहीं हम संधि नहीं करेंगे। फिर उसके बाद इन पर 3 करोड़ का रुपए मतलब 3 करोड़ युद्ध में जो क्षति हुई थी उसके लिए इन पे ढाला गया, मतलब दिया गया कि 3 करोड़ रुपये आप दीजिए, तब आपको ये किया जाएगा। 3 करोड़ रुपया इनका 2 बेटा को भी ले लिया गया, 3 करोड़ रुपया भी ले लिया गया। फिर भी ये नहीं हार माने, फिर भी बोलेंगे ठीक है, सब ले लिए गए उनका जो भी था, लेकिन फिर ये लड़े। तो आप फिर इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो हम लोग को क्लियर हो जाएगा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1752। इस युद्ध में टीपू की हार हुई। तो पहले ही जब तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, तो इस युद्ध में टीपू की हार हुई और श्रीरंगपट्टनम पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके अनुसार टीपू को अपने राज्य का आधा हिस्सा अपनी को सौंपना पड़ेगा। मतलब कि
देखिए यहाँ पर ये कर लिए थे, लेकिन आने वाला जो एक टॉपिक है उस पर हस्ताक्षर नहीं हुआ था, मतलब वो नहीं कर रहे थे हस्ताक्षर। यहाँ पर तो किए ही हैं कि हारने के बाद किए हैं, और इनके पास इनको 2 बेटों को भी ये कर लिया गया है, जब्त कर लिया गया, मतलब जो था वो रख लिए अंग्रेज़ों ने। लेकिन एक बार ऐसा था जो टीपू सुल्तान मर गए थे लेकिन हस्ताक्षर नहीं किए थे। तो इस टॉपिक को पूरा क्लियर करते हैं। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए, भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा किए, जिसके अनुसार टीपू को अपने राज्य का आधा हिस्सा, जो इनके राज्य था उनका आधा हिस्सा कंपनी को सौंपना पड़ा था। तो इनका राज्य श्रीरंगपट्टनम ही था। 2 बेटों को भी कंपनी को बंधक के रूप में सौंपना पड़ा, कि मतलब इन लोग का डर था। ये देखिए, ये पहला संधि क्यों हुआ था कि इन लोग का डर था कि जो टीपू सुल्तान है बहुत मतलब शक्तिशाली थे और बहुत ज़्यादा बुद्धिमान भी थे। तो इन लोग का डर था ना कि जैसे कि फिर से ये मतलब धावा ना बोल दे, फिर से लड़ाई के लिए मतलब ये मत हो जाए। तो इसलिए टीपू सुल्तान के 2 बेटों को जब्त कर लिया गया, मतलब बंधक बना के रख लिए। बंदी का मतलब होता है कि उनके बेटों को अपने तरफ अपने घर में रख लिए बंदी बनाकर। तो वो हुआ। तो टीपू सुल्तान के 2 बेटों को कंपनी को बंधक के रूप में सौंपना पड़ा। कंपनी मतलब यहाँ पर कंपनी ये कोई सी थी का नहीं है कंपनी, यहाँ पर कंपनी अंग्रेज़ों को बोला जा रहा है कि कंपनियों को बंधक बना दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, 1 मिनट। नेक्स्ट पॉइंट है, टीपू को 3 करोड़ रुपए भी युद्ध क्षति के रूप में कंपनी को सौंपना पड़ा, तो देना पड़ा। तो टीपू को इसके बाद पहले तो उनको आधा अपने राज्य को देना पड़ा, मतलब कंपनी को। फिर उसके बाद उनको अपने 2 बेटों को भी बंधक बनाना पड़ा, मतलब देना पड़ा। उन लोग बंधक बना के उनको रखे हैं। फिर टीपू को जो टीपू सुल्तान थे उनको 3 करोड़ रुपए युद्ध में जो क्षति हुआ था उसके लिए कंपनी को देना पड़ा। तो इतना उनका नुकसान हो गया था, फिर भी ये हार नहीं माने थे। फिर चौथा आंग्ल युद्ध होता है। तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध है 1799 में, जो टीपू सुल्तान मतलब इसी समय इनको मार दिया गया था। तो 1799 में ही टीपू सुल्तान को मार दिया गया था, चौथी जब आंग्ल युद्ध हुआ था। तो ब्लेसली के 1798 से 1805, 1798 और 1805 के बीच गवर्नर जनरल ने टीपू को सहायक संधि को स्वीकार करने के लिए मजबूर करना शुरू किया। तो जो सहायक संधि था उसको स्वीकार करने के लिए टीपू ने मतलब टीपू को मजबूर किया गया, लेकिन टीपू ने न किया, मतलब टीपू नहीं किए, सहायक संधि को एक्सेप्ट नहीं किए वो, मतलब नहीं स्वीकार किए, कहे कि नहीं हम नहीं करेंगे। ब्लेसली ने मैसूर पर हमला किया, जो ब्लेसली लोग थे वो मैसूर पर हमला किया। इस युद्ध में टीपू को मार दिया गया। तो इसी युद्ध में, तो आपसे कोई पूछेगा कि टीपू को किस युद्ध में मारा गया था, तो ब्लेसली के युद्ध में टीपू को मार दिया गया था। और मैसूर के कुछ, तो जो मैसूर था उनका मैसूर, तो ये टीपू सुल्तान का ये था, इनका जो इसका जो राज्य से श्रीरंगपट्टनम वो भी था। आगे इस पे एक क्वेश्चन है, बता देंगे तो क्लियर हो जाएगा। मैसूर के कुछ और क्षेत्रों को कंपनी द्वारा हड़प लिया गया। तो जो भी थोड़ा और क्षेत्र बचा था, जो भी मतलब थोड़ा आधा नहीं हड़प, पूरा आधा नहीं हड़प दिया गया, जैसे कि एक ये राज है, ठीक है, तो इतना हड़प लिया गया था पहले ही टीपू को, और उसके बाद इनके 2 बेटा को भी हड़प लिया गया। फिर उनके 3 करोड़ को क्षति भी देना पड़ा कि युद्ध में जो क्षति हुआ था 3 करोड़ का वो भी दो। फिर इस युद्ध के बाद टीपू को जितना मतलब आधा क्षेत्र था फिर हड़प लिया गया। तो बहुत नाम इतना मतलब कि ये कर दिए। तो जो भी देखे यहाँ कुछ और क्षेत्रों को कंपनी द्वारा हड़प लिया गया, तो कुछ थोड़ा और क्षेत्रों को कंपनी द्वारा हड़प लिया गया। तो आज के लिए इतना ही, मतलब इतना टॉपिक को हम लोग कवर कर लिए हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जियोग्राफी को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमको दोनों साथ लेकर हम चल रहे हैं, जियोग्राफी और हिस्ट्री दोनों साथ लेकर चल रहे हैं। फिर उसके बाद पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र पढ़ाएंगे। तो धीरे धीरे सब चीज़ हम कवर करवा रहे हैं। तो प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप ना शेयर कर रहे हैं ना सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो जितना हम मेहनत कर रहे हैं थोड़ा बहुत आप भी कर लीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़। तो आज का DPP, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के
अधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो बक्सर। दूसरा क्वेश्चन, ही तो क्वेश्चन एक बार और हम पूछे थे। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली अंग्रेजी कंपनी द्वारा प्लासी का युद्ध 1757 किसके, आप लोग का है ना कि मतलब देखिए ये हो रहा है कि मोबाइल जैसा मेरा है तो बहुत ज़्यादा मतलब कम दाम का है, हमको बस पढ़ाने का शौक है, हम ज़्यादा मोबाइल का हाई फाई ये नहीं रखते हैं कि ज़्यादा मोबाइल लेकर चलेंगे, बहुत दामी कीमती ऐसा कुछ नहीं है, उतना मेरा बजट मतलब फैमिली का भी नहीं है मेरा उतना बजट कि ये हम पढ़ा रहे हैं वो भी छुप छुप के, तो उन लोग को भी मतलब पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, उन लोग को लग रहा है कि हम पढ़ते हैं, मतलब ऐसे तो हम जैसे कि हम लोग यहाँ है ना कि चेहरा ये सब सोशल मीडिया से हम लोग बहुत दूर रहते हैं, सोशल मीडिया से बहुत हम लोग का मतलब दूर दूर का ये है, तो इसीलिए एक सेकंड इसीलिए हमको बीच बीच में वीडियो रोकना पड़ता है। आप लोग सोच रहे होंगे क्यों वीडियो बीच में पॉज कर दे रही है, तो इसीलिए करना पड़ता है कॉपी को उलट पलट करने के लिए। तो इसीलिए हम मतलब उतना मेरा महंगा फ़ोन नहीं है, तो बार बार मेरा फ्लाइट्स जो इसका लाइट है कैमरा का मोबाइल का जो लाइट है फ्लैश लाइट वो मतलब ख़त्म ये हो जा रहा है, 20 मिनट हो गया था ना तो इसलिए बंद हो गया, तो उसके बाद हम फिर से उसको ये किए हैं, तब फिर नया वीडियो बनाने के लिए फिर से ऑन किए हैं तो ये ऑन हो गया, तब इसको थोड़ा एडिट मेरे को उसमें लाने के लिए हमको एडिट का सहारा लेना पड़ता है, नहीं तो ऐसा ये नहीं है, हम ऐसे ही बिना एडिट का बिना रोके हुए भी वीडियो हम बना सकते हैं, लेकिन मेरा कैमरा थोड़ा ये बंद हो जाता है इसलिए हमको वो चीज़ का हेल्प लेना पड़ता है। और बहुत ज़्यादा मेरे पास ऐसा है कि नहीं लैपटॉप है ना को मतलब कुछ नहीं है, बस हम अपने दिमाग से पढ़ते हैं, दिमाग से पढ़ाते हैं, बुक्स हैं बहुत ज़्यादा है और छोटा मतलब एक सिंपल सा सस्ता मोबाइल रखे हैं उसी से पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, और खुद का मेरा पढ़ाई है वो भी इसी से कवर हम करते हैं, तो बहुत मेरा लकी फ़ोन है जिसको हम अभी तक बचा कर रखे हैं। तो ये सब तो बातें हमेशा होती रहेंगी, क्लास को फिर से जो क्वेश्चन है उसको कवर करते हैं। तो 1757 किसके विरुद्ध लड़ा गया था, तो आपको पता है कि सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, ये क्वेश्चन एक बार और पूछे थे हम। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ, तो पहला जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें कौन विजय मतलब जीता था, तो हैदर अली। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया, तो कौन से वो थे जो पोर्टो नोवो के युद्ध में जो हैदर अली थे उनको हराया था, तो सर आरेकुट। तीसरा क्वेश्चन है जो पांचवा क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी, तो जो अंग्रेज थे वो श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी, तो टीपू सुल्तान के साथ किए थे। टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के साथ युद्ध में कब मारे गए, तो अभी जस्ट हम बताए हैं 1799 में अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान को मार दिया था। एक मिनट पेज को पलटना पड़ेगा तो मोबाइल थोड़ा पॉज करना पड़ेगा। 7 क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी, ठीक है, टीपू सुल्तान की बोले थे ना कि टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम, मैसूर तो उनका ये था, राजधानी उनका श्रीरंगपट्टनम था। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में दूतावास स्थापित किए थे, तो इसमें से कौन था जो विदेशों में दूतावास स्थापित किए थे, जो टीपू सुल्तान है, इसका आंसर टीपू सुल्तान ही होगा, जो मतलब बहुत सारे जैसे फिर इन लोग जब लड़ाई लड़े थे तो टीपू सुल्तान थे वो दूसरे देशों में जाकर और मतलब अपनी तरफ सब जो वहाँ के लोग थे, वहाँ के जो शासक था, वहाँ का जो राजा था उसको अपने तरफ करके फिर से लड़ा था, तब भी उसमें मतलब वो मारे गए थे, हार गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि का आविष्कार किसे माना जाता है, तो सहायक संधि का जो आविष्कार था उसे किसे माना जाता है, तो डुप्ले को। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य था हैदराबाद, तो पहला राज्य ये था हैदराबाद था, जो लॉर्ड वेलेस्ली को सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद था। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और अगर मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।